हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर मस्तूरा क्लासेस। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एनसीईआरटी क्लास 10th साइंस चैप्टर 2। जो हमारा चैप्टर 2 है वो क्या है? अम्ल, क्षारक एवं लवण। आज हम इनके बारे में जानेंगे। आपने पिछली कक्षाओं में अध्ययन किया होगा कि भोजन का खट्टा एवं कड़वा स्वाद भोजन में विद्यमान क्रमशः अम्ल एवं क्षारक के कारण होता है। यदि आपके परिवार का कोई सदस्य अत्यधिक भोजन करने के कारण अम्लता से पीड़ित है तो आप कौन सा उपचार सुझाएंगे? नींबू पानी, सिरका या बेकिंग सोडा का विलयन। उपचार बताते समय आप किस गुणधर्म का ध्यान रखेंगे? आप जानते हैं कि अम्ल एवं क्षारक एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देते हैं। आपने अवश्य ही ऐसी जानकारी का उपयोग किया होगा। याद कीजिए कि कैसे हमने बिना स्वाद चखे ही खट्टे एवं कड़वे पदार्थों की जांच की थी। आप जानते हैं कि अम्लों का स्वाद खट्टा होता है, यह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, जबकि क्षारकों का स्वाद कड़वा होता है एवं यह लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। लिटमस एक प्राकृतिक सूचक होता है। इसी प्रकार हल्दी भी एक ऐसा ही सूचक है। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि श्वेत कपड़े पर लगे सब्जी के दाग पर जब क्षार की प्रकृति वाला साबुन रगड़ते हैं तब उस धब्बे का रंग भूरा हो जाता है, लेकिन कपड़े को अत्यधिक जल से धोने के पश्चात वह फिर से पीले रंग का हो जाता है। अम्ल एवं क्षारक की जांच के लिए आप संश्लेषित सूचक जैसे मेथिल ऑरेंज एवं फिनोल्फथेलिन का उपयोग भी कर सकते हैं। इस अध्याय में हम अम्ल एवं क्षारक की अभिक्रियाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। हमें जानकारी प्राप्त होगी कि अम्ल एवं क्षारक कैसे एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देते हैं। साथ ही दैनिक जीवन में पाई जाने वाली तथा उपयोग में आने वाली बहुत सी रोचक वस्तुओं के बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। लिटमस विलयन बैंगनी रंग का रंजक होता है जो थैलोफाइटा समूह के लीचेन पौधे से निकाला जाता है। यह क्रिया इससे सूचक की तरह उपयोग किया जाता है। लिटमस विलयन जब ना तो अम्लीय होता है और न ही क्षारकीय, तब यह बैंगनी रंग का होता है। बहुत सारे प्राकृतिक पदार्थ जैसे लाल पत्ता गोभी, हल्दी, हाइड्रेंजिया, पेटूनिया एवं जेरानियम जैसे कई फूलों की रंगीन पंखुड़ियां किसी विलयन में अम्ल एवं क्षारक की उपस्थिति को सूचित करते हैं। इन्हें अम्ल क्षारक सूचक या कभी कभी केवल सूचक कहते हैं। यहाँ एक क्वेश्चन दिया गया, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। अब हम आगे देखते हैं अम्ल एवं क्षारक के रासायनिक गुणधर्म समझना। प्रयोगशाला में अम्ल एवं क्षारक क्रियाकलाप 2.1 विज्ञान की प्रयोगशाला में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, नाइट्रिक अम्ल HNO3, एसिटिक अम्ल CH3, COOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH2 पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, KOH मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH2 एवं अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH के विलयनों के नमूने को एकत्र कीजिए। ऊपर दिए गए प्रत्येक विलयन की एक बूंद वॉच ग्लास में बारी बारी से रखिए एवं सारणी 2.1 के अनुसार निम्नलिखित सूचकों से उसकी जांच कीजिए। लाल लिटमस, नीले लिटमस, फिनोल थेलियन एवं मेथिल ऑरेंज विलयन के साथ लिए गए विलयन के रंग में क्या क्या परिवर्तन होता है? अपने प्रेक्षणों को सारणी में लिखिए। सबसे पहले हमें यह सारणी में दिया गया है 2.1 में विलयन का नमूना, लाल लिटमस विलयन, नीला लिटमस विलयन, फिनोल्फथेलिन विलयन और मेथिल ऑरेंज विलयन। रंग में परिवर्तन के द्वारा यह सूचक हमें बताते हैं कि कोई पदार्थ अम्ल है या क्षारक। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी गंध अम्लीय या क्षारकीय माध्यम में भिन्न हो जाती है, इन्हें गंधी सूचक कहते हैं। आइए इनमें से कुछ सूचकों की जांच करते हैं। क्रियाकलाप 2.2 बारीक कटी हुई प्याज तथा स्वच्छ कपड़े के टुकड़े को एक प्लास्टिक के थैले में लीजिए। थैले को कसकर बांध दीजिए तथा पूरी रात फ्रिज में रहने दीजिए। अब इस कपड़े के टुकड़े का उपयोग अम्ल एवं क्षारक की जांच के लिए किया जा सकता है। इसमें से 2 टुकड़े लीजिए एवं उनकी गंध की जांच कीजिए। इन्हें स्वच्छ सतह पर रखकर उनमें से एक टुकड़े पर तनु HCl विलयन की कुछ बूंदें एवं दूसरे पर तनु NaOH की विलयन की कुछ बूंदें डालिए। दोनों टुकड़ों को जल से धोकर उनकी गंध की पुनः जांच कीजिए। अपने प्रेक्षणों को लिखिए। अब थोड़ा तनु वेनिला एवं लौंग का तेल लीजिए तथा इनकी गंध को जांच कीजिए। एक परख नली में तनु HCl विलयन एवं दूसरी में तनु NaOH का विलयन लीजिए। दोनों में तनु वेनिला एसेंस की कुछ बूंदें डालकर उसे हिलाइए। उसकी गंध की पुनः जांच कीजिए। यदि गंध में कोई बदलाव है तो उसे दर्ज कीजिए।
इसी प्रकार तनु HCl एवं तनु NaOH के साथ लौंग के तेल की गंध में आए परिवर्तन की जांच कर अपने प्रेक्षणों को दर्ज कीजिए। आपके प्रेक्षण के आधार पर वेनिला, प्याज एवं लौंग के तेल में से किसे गंधी सूचक की तरह उपयोग किया जा सकता है। अम्ल एवं क्षारक के रासायनिक गुणधर्मों को समझने के लिए आइए कुछ और क्रियाकलाप करते हैं। 2.1.2 अम्ल एवं क्षारक धातु के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं। जो अम्ल रहते हैं और क्षारक वो धातु के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं इसके बारे में हम जानते हैं। क्रियाकलाप 2.3 चित्र 2.1 के अनुसार उपकरण व्यवस्थित कीजिए। एक परख नली में लगभग 5 ml तनु सल्फ्यूरिक अम्ल लीजिए एवं इसमें दानेदार जिंक के टुकड़े डालिए। दानेदार जिंक के टुकड़े की सतह पर आप क्या देखते हैं। उत्सर्जित गैस को साबुन के विलयन से प्रवाहित कीजिए। साबुन के विलयन में बुलबुले क्यों बनते हैं। जलती हुई मोमबत्ती को गैस वाले बुलबुले के पास ले जाइए। आप क्या प्रेक्षण करते हैं। कुछ अन्य अम्ल जैसे HCl, HNO3 एवं CH3COOH के साथ क्रियाकलाप दोहराइए। प्रत्येक स्थिति में आपका प्रेक्षण समान है या भिन्न है तो आप ऐसा कर सकते हैं। यहाँ पर हमको चित्र दिया गया है। दानेदार जिंक के टुकड़े के साथ तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया एवं ज्वलन द्वारा हाइड्रोजन गैस की जांच। यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ पर ये जिंक के कुछ दाने दिखाई दे रहे हैं हमको और हम यहाँ पर इसके साथ में दानेदार जिंक के टुकड़े, हाइड्रोजन गैस के बुलबुले, परख नली एवं तनु सल्फ्यूरिक अम्ल हमको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर स्टैंड और ये परवाह नली है। यहाँ पर तो ये साबुन का विलयन, हाइड्रोजन से भरे साबुन के बुलबुले, मोमबत्ती, फटफट एवं ध्वनि के साथ हाइड्रोजन गैस का दहन। तो हम यहाँ पर इस चित्र को देख करके अच्छे से समझ सकते हैं। ध्यान दीजिए कि ऊपर दी गई अभिक्रियाओं में धातु अम्लों से हाइड्रोजन परमाणु का हाइड्रोजन गैस के रूप में विस्थापन करती है और एक यौगिक बनाता है जिसे लवण कहते हैं। अम्ल के साथ धातु की अभिक्रिया को इस प्रकार व्यक्त करते हैं। अम्ल प्लस धातु क्या बनती है, लवण प्लस हाइड्रोजन गैस। आपने जिन अभिक्रियाओं का प्रेक्षण किया है क्या आप उनका समीकरण लिख सकते हैं। क्रियाकलाप 2.4 एक परख नली में जिंक के कुछ दानेदार टुकड़े रखिए। उसमें 2 ml सोडियम हाइड्रोक्साइड का घोल मिलाकर उसे गर्म कीजिए। तत्पश्चात क्रियाकलाप 2.3 के अनुसार क्रियाओं को दोहराइए एवं प्रेक्षणों को लिखिए। जैसा कि हम इस अभिक्रिया को निम्न प्रकार से लिख सकते हैं। 2NaOH AQ प्लस ZNS यानी क्या बनेगा इसमें Na2ZNO2S यानी सोडियम जिंकेट प्लस H2G। आप देखेंगे कि अभिक्रिया में पुनः हाइड्रोजन बनता है किंतु ऐसी अभिक्रिया सभी धातुओं के साथ संभव नहीं है। धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं। क्रियाकलाप 2.5 दो परख नलियाँ लीजिए, उन्हें ए और बी से नामांकित कीजिए। परख नली ए में लगभग 0.5 ग्राम सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 लीजिए एवं परख नली बी में 0.5 ग्राम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3 लीजिए। दोनों परख नलियों में लगभग 2 ml तनु HCl मिलाइए। अपने निरीक्षण किया है। चित्र 2.2 के अनुसार प्रत्येक स्थिति में उत्पादित गैस को चूने के पानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का विलयन से प्रवाहित कीजिए एवं अपने निरीक्षणों को अभिलिखित कीजिए। जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं सोडियम कार्बोनेट दिखाई दे रहा है हमको यहाँ पर और ये कार्बन डाई गैस तनुकृत हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। फिर उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं थीसेल फिनेल कीप स्टेन कॉर्क निकास नलिया और यहाँ पर परख नली कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का विलयन, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को गुजारना, यह हम यहाँ पर देख सकते हैं। उपरोक्त क्रियाकलाप में होने वाली अभिक्रियाओं को इस प्रकार लिखा जा सकता है। परख नली ए में Na2CO3S प्लस 2HClAQ 2NaClAQ प्लस H2O प्लस CO2G। परख नली बी में NaHCO3S प्लस HClAQ और इससे क्या बनता है NaClAQ प्लस H2O प्लस CO2G। उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड गैस को चूने के पानी से प्रवाहित करने पर CaOH2AQ प्लस CO2 यहाँ पर क्या बनता है, ये श्वेत अवक्षेपण यानी CaCO3S और H2O। अत्यधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर निम्न अभिक्रिया होती है। CaCO3S प्लस H2O प्लस CO2 तो क्या बनता है इससे CaSCO3
AQ यानी जल में विलयशील। चूना, पत्थर, खड़िया एवं संगमरमर, कैल्शियम कार्बोनेट के विविध रूपे। सभी धातु कार्बोनेट हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करके संगत लवण कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल बनाते हैं। इस अभिक्रिया को इस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। धातु कार्बोनेट, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस अम्ल, लवण प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल। अम्ल एवं क्षारक परस्पर कैसे अभिक्रिया करते हैं? क्रियाकलाप 2.6। परख नली में लगभग 2 ml NaOH का घोल लीजिए एवं उसमें 2 बूंदे फिनोल्फथेलीन विलयन लीजिए। विलयन का रंग क्या है? इस विलयन में एक एक बूंद तनु HCl विलयन मिलाइए। क्या अभिक्रिया मिश्रण के रंग में कोई परिवर्तन आया? अम्ल मिलाने के बाद फिनोल्फथेलीन का रंग क्यों बदल गया? अब उपरोक्त मिश्रण NaOH के कुछ बूंदे मिलाइए। क्या फिनोल्फथेलीन पुनः गुलाबी रंग का हो गया? आपके विचार से ऐसा क्यों होता है? उपरोक्त क्रियाकलाप में हमने प्रेक्षण किया कि अम्ल द्वारा क्षारक का प्रेक्षित प्रभाव तथा क्षारक द्वारा अम्ल का प्रभाव समाप्त हो जाता है। अभिक्रिया को इस प्रकार लिख सकते हैं। NaOH AQ प्लस HCl AQ, NaCl AQ प्लस H2O। अम्ल एवं क्षारक की अभिक्रिया परिणाम स्वरूप लवण तथा जल प्राप्त होते हैं तथा इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। सामान्यतः उदासीनीकरण अभिक्रिया को इस प्रकार लिख सकते हैं। क्षारक प्लस अम्ल, लवण प्लस जल, अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइडों की अभिक्रिया। क्रियाकलाप 2.7। बीकर में कॉपर ऑक्साइड की अम्ल मात्रा लीजिए एवं मिलाते हुए उसमें धीरे धीरे तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाइए। विलयन के रंग पर ध्यान दीजिए। कॉपर ऑक्साइड का क्या हुआ? आप देखेंगे कि विलयन का रंग नील हरित हो जाएगा एवं कॉपर ऑक्साइड धूल घुल जाता है। विलयन का नील हरित रंग अभिक्रिया में कॉपर क्लोराइड के बनने के कारण होता है। धातु ऑक्साइड एवं अम्ल के बीच होने वाली सामान्य अभिक्रिया को इस प्रकार हम लिख सकते हैं, जैसे कि धातु ऑक्साइड प्लस अम्ल, तो इससे क्या बनता है? लवण प्लस जल। अब उपरोक्त अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखकर उसे संतुलित कीजिए। क्षारक एवं अम्ल की अभिक्रिया के समान ही धात्विक ऑक्साइड अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण एवं जल प्रदान करते हैं, अतः धात्विक ऑक्साइड को क्षारकीय ऑक्साइड भी कहते हैं। क्षारक के साथ अधात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया। क्रियाकलाप 2.5 में आपने कार्बन डाइऑक्साइड एवं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चूने का पानी के बीच हुई अभिक्रिया देखी। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो एक क्षारक है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके लवण एवं जल का निर्माण करता है। चूंकि क्षारक एवं अम्ल के बीच होने वाली अभिक्रिया के समान, अतः हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि अधात्विक ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। अब हमें यहाँ कुछ क्वेश्चन दिए गए, इनके आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। अब हम आगे देखते हैं 2.2। अभी अम्लों एवं क्षारकों के में क्या समानताएं हैं? जैसे सारे अम्ल होते हैं, सभी अम्ल एवं क्षारक, उनमें क्या क्या समानताएं होती है, हम उनके बारे में जानेंगे। अनुभाग 2.1। हमने देखा कि सभी अम्लों में समान रासायनिक गुणधर्म होते हैं। गुणधर्मों में समानता क्यों होती है? हमने क्रियाकलाप 2.3 में देखा कि धातु के साथ अभिक्रिया करने पर सभी अम्ल हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। इससे पता चलता है कि सभी अम्लों में हाइड्रोजन होता है। आइए क्रियाकलाप के माध्यम से हम जांच करें कि हाइड्रोजन युक्त सभी यौगिक अम्लीय होते हैं। क्रियाकलाप 2.8। ग्लूकोज, एल्कोहल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल आदि का विलयन लीजिए। एक कॉर्क में 2 कीले लगाकर कॉर्क का 100 ml के बीकर में रख दीजिए। चित्र 2.3 के अनुसार कीलों को 6 वोल्ट के एक बैटरी के दोनों टर्मिनलों के साथ एक बल्ब तथा स्विच के माध्यम से जोड़ दीजिए। अब बीकर में थोड़ा तनु HCl डालकर विद्युत धारा प्रवाहित कीजिए। इसी क्रिया को तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ दोहराइए। आपने क्या परीक्षण किया? इस परीक्षणों को ग्लूकोज, एल्कोहल के विलयनों के साथ अलग अलग दोहराइए। अब आपने क्या परीक्षण किया? बल्ब क्या प्रत्येक स्थिति में जलता है? जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, रबड़ का कॉर्क और तनु कृत अम्लीय विलयन, और यहाँ पर क्या कील लगी हुई है, ये बीकर, और यहाँ पर हम देखते हैं 100 वोल्ट की बैटरी लगी हुई स्विच, और यहाँ पर ये बल्ब है। जल में अम्ल के विलयन विद्युत चालन करता है। अम्ल की स्थिति में बल्ब जलने लगता है, जैसा कि चित्र 2.3 में दिखाया गया है। परंतु आप यह देखेंगे कि ग्लूकोज एवं एल्कोहल का विलयन विद्युत का चालन नहीं करते। बल्ब के जलने से यह पता चलता है कि इस विलयन में विद्युत का प्रवाह हो रहा है। अम्लीय विलयन में विद्युत का प्रवाह अम्ल में उपस्थित इन्हीं आयनों द्वारा होता है। अम्लों में धन आयन H+ तथा ऋण आयन जैसे HCl
में Cl माइनस HNO3 में NO3 माइनस CH3COOH ज्ञात होता है कि अम्ल विलयन में हाइड्रोजन आयन H प्लस AQ उत्पन्न करता है तथा इसी कारण उनका गुणधर्म अम्लीय होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम डाई हाइड्रोक्साइड आदि जैसे क्षारकों का उपयोग करके इस क्रियाकलाप को दोहराइए। इस क्रियाकलाप के परिणाम से आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? जलीय विलयन में अम्ल एवं क्षारक का क्या होता है? क्या अम्ल केवल जलीय विलयन में ही आयन उत्पन्न करते हैं? आइए इसकी भी जांच करते हैं। क्रियाकलाप 2.9 एक स्वच्छ एवं शुष्क परख नली में 1 ग्राम ठोस NaCl लीजिए तथा चित्र के अनुसार उपकरण व्यवस्थित कीजिए। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर क्या लिया है? सोडियम क्लोराइड। परख नली में कुछ मात्रा में सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल डालिए। आपने प्रेक्षण किया? क्या निकास नली से कोई गैस बाहर आ रही है? इस प्रकार उत्सर्जित गैस को सूखे तथा नम नीले लिटमस पत्र द्वारा जांच कीजिए। किस स्थिति में लिटमस पत्र का रंग परिवर्तित होता है? उपरोक्त क्रियाकलाप के आधार पर आप निम्न अम्लीय गुण के बारे में क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? शुष्क HCl गैस, HCl विलयन। अध्यापकों के निर्देश: यदि जलवायु अत्यधिक आर्द्र हो तो गैस को शुष्क करने के लिए आपको कैल्शियम क्लोराइड वाली शुष्क नली से गैस प्रवाहित करना होगा। जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, हमने देखा परख नली में सोडियम क्लोराइड, फिर उसके बाद परख नली पकड़ने वाला चिमटा ड्रॉपर H2SO4 से भरा हुआ, और यहाँ पर देखते हैं आर्द्र लिटमस पत्र यहाँ पर दिखाई दे रहा है। परख नली पकड़ने वाला चिमटा, परख नली और निकास नली कोर्क, और यहाँ पर कैल्शियम क्लोराइड वाली रक्षक नली, ये क्या करती है? HCl गैस का निर्माण करती है। अब हम आगे देखते हैं। यहाँ पर इस प्रयोग से यह स्पष्ट होता है कि जल की उपस्थिति में HCl में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न होते हैं। जल की अनुपस्थिति में HCl अणु से H प्लस आयन पृथक नहीं हो सकते। HCl में H2O और से क्या बनता है? H3O प्लस और प्लस करके Cl माइनस। हाइड्रोजन आयन स्वतंत्र रूप में नहीं रह सकते, लेकिन ये जल के अणुओं के साथ मिलकर रह सकते हैं। इसलिए हाइड्रोजन आयन को सदैव H प्लस AQ या हाइड्रोनियम आयन H3O प्लस में दर्शाना चाहिए। जैसे कि हम देख सकते हैं H प्लस प्लस H2O क्या बनाता है? ये H3O प्लस। हमने देखा कि अम्ल जल में H3O प्लस अथवा H प्लस आयन प्रदान करता है। आइए देखें कि क्षारक को जल में घोलने पर क्या होता है। NaOHS H2O Na प्लस AQ प्लस OH माइनस KOH यानी H2O इसमें तो K प्लस और यहाँ पर क्या होता है? OH माइनस। MgOH2S H2O मिलाने पर क्या होता है? Mg2 प्लस और यहाँ पर क्या होता है? 2HOH माइनस। क्षारक जल में हाइड्रोक्साइड OH माइनस आयन उत्पन्न करते हैं। जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते। जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। इनका स्पर्श साबुन की तरह स्वाद कड़वा होता है तथा प्रकृति संक्षारक होती है। इन्हें कभी भी छूना या चखना नहीं चाहिए क्योंकि हानिकारक होते हैं। सारणी 2.1 में कौन से क्षारक क्षार है? अब तक हम जान चुके हैं कि सभी अम्ल H प्लस तथा सभी क्षारक OH माइनस उत्पन्न करते हैं। अतः अब हम उदासीनीकरण अभिक्रिया को निम्नलिखित रूप से व्यक्त कर सकते हैं। अम्ल प्लस क्षारक, लवण प्लस जल, HX प्लस MOH, MX प्लस HOH, H प्लस AQ प्लस OH माइनस, तो यहाँ पर क्या बनता है? H2O। आइए देखिए कि अम्ल या क्षारक में जल मिलाने पर क्या होता है। देखते हैं हम यहाँ पर क्रियाकलाप 2.10 एक बीकर में 10 ml जल लीजिए। इसमें कुछ बूंदे सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 की डालकर बीकर धीरे धीरे घुमाइए। बीकर के आधार को स्पर्श कीजिए। क्या तापमान में कोई परिवर्तन आया? यह प्रक्रिया ऊष्माक्षेपी अथवा ऊष्माशोपी है। उपरोक्त क्रियाकलाप को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ दोहराइए एवं अपने प्रेक्षणों को लिखिए। सांद्र अम्ल तथा क्षारक वाले बर्तनों में लगे चेतावनी चिन्ह, जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं। जल में अम्ल या क्षारक के घुलने की प्रक्रिया अत्यंत ऊष्माक्षेपी होती है। जल में सांद्र नाइट्रिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल को मिलाते समय अत्यंत सावधानी रखनी चाहिए। अम्ल को सदैव धीरे धीरे जल को लगातार हिलाते हुए जल में मिलाना चाहिए। सांद्र अम्ल में जल मिलाने पर उत्पन्न हुई ऊष्मा के कारण मिश्रण असफलित होकर बाहर आ सकता है तथा आप जल सकते हैं। साथ ही अत्यधिक स्थानीय ताप के कारण प्रयोग में उपयोग किया जा रहा कांच का पात्र भी टूट सकता है। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के कैन, डिब्बा तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड की बोतल पर चेतावनी के चिन्ह पर ध्यान दीजिए। जल में अम्ल या क्षारक मिलाने पर आयन की सांद्रता H3O प्लस या OH माइनस में प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाती है। इस प्रक्रिया को तनुकरण कहते हैं एवं अम्ल या क्षारक तनुकृत होते हैं।
अब यहाँ कुछ क्वेश्चन दिए गए, इन क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। अब हम आगे देखते हैं अम्ल एवं क्षारक के विलयन कितने प्रबल होते हैं। हम जानते हैं कि अम्ल क्षारक के सूचकों का उपयोग करके अम्ल एवं क्षारक में अंतर प्रदर्शित किया जा सकता है। पिछले अध्याय में हमने H+ अथवा OH- के आयनों के विलयनों की सांद्रता कम होना तथा तनुकरण के बारे में पढ़ा था। क्या हम किसी विलयन में उपस्थित आयनों की संख्या जान सकते हैं? क्या हम ज्ञात कर सकते हैं कि विलयन अम्ल क्षारक कितना प्रबल है? इसको जानने के लिए हम सार्वत्रिक सूचक जो अनेक सूचकों का मिश्रण होता है का उपयोग करके ज्ञात कर सकते हैं। सार्वत्रिक सूचक किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की विभिन्न सांद्रता को विभिन्न रंगों में प्रदर्शित करता है। किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया है जिसे pH स्केल कहते हैं। यह pH p सूचक है, पुषांश जो एक जर्मन शब्द का अर्थ होता है शक्ति। इस pH स्केल से सामान्यतः 0 अधिक अम्लता से 14 अधिक क्षारी तक pH को ज्ञात कर सकते हैं। साधारण भाषा में pH को एक ऐसी संख्या के रूप में देखना चाहिए जो किसी विलयन की अम्लता व क्षारकी को दर्शाते हैं। हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता जितनी अधिक होगी उसका pH उतना ही कम होता है। किसी भी उदासीन विलयन के pH का मान 7 होगा। यदि pH स्केल में किसी विलयन का मान 7 से कम है तो यह अम्लीय विलयन होगा। यदि pH मान 7 से 14 तक बढ़ता है तो यह विलयन OH- की सांद्रता में वृद्धि को दर्शाता है, अर्थात यह क्षार की शक्ति बढ़ रही है। सामान्यतः pH सार्वत्रिक सूचक अंतर्भारित पेपर द्वारा ज्ञात किया जा सकता है, जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं H+ आयन की सांद्रता में वृद्धि और यहाँ पर H+ आयन की सांद्रता में कमी, बढ़ती हुई अम्लीय प्रकृति, जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं H+ आयन की सांद्रता में वृद्धि हो रही है और यहाँ पर क्या हो रहा है H+ आयन की सांद्रता में कमी हो रही है। तो ये क्या बढ़ती हुई क्षारक प्रकृति और ये बढ़ती हुई अम्लीय प्रकृति, और यहाँ पर क्या उदासीन मतलब यहाँ पर 7 है। तो चित्र में H+ एवं OH- की सांद्रता परिवर्तन के साथ pH की विभिन्नता हम यहाँ पर देख सकते हैं। क्रियाकलाप 2.11 दी गई सारणी 2.2 में विलयन के pH मानों की जांच कीजिए। अपने परीक्षणों को देखिए, आपके परीक्षणों के आधार पर प्रत्येक पदार्थ की प्रकृति क्या है। जैसे कि हमें यहाँ एक सारणी दे रखी है 2.2 क्रम संख्या विलयन pH पत्र का रंग लगभग pH मान प्रकृति पदार्थ की प्रकृति। लार खाना खाने के पहले, लार खाना खाने के बाद, नींबू का रस, रंग रहित वातित पेय, गाजर का रस, कॉफी, टमाटर का रस, नल का जल, 1m NaOH 1m HCl। तो आप यहाँ पर इनके बारे में इस सारणी में लिख सकते हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं जठर रस, नींबू का रस। जठर रस यहाँ पर इस रंग का दिखाई देता है, नींबू का रस और शुद्ध जल, और यहाँ पर क्या है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, और यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन। कुछ सामान्य पदार्थों के pH पत्र दिखाया गया है। रंग केवल रफ मार्गदर्शन के लिए दिए गए हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। अम्ल तथा क्षारक की शक्ति विलयन जल में क्रमशः H+ आयन तथा OH- आयन की संख्या पर निर्भर करती है। यदि हम समान सांद्रता के हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा एसिटिक अम्ल जैसे एक मोलर विलयन लेते हैं तो वह विभिन्न मात्रा में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करेंगे। अधिक संख्या में H+ आयन उत्पन्न करने वाले अम्ल प्रबल अम्ल कहलाते हैं, जबकि कम H+ आयन उत्पन्न करने वाले अम्ल दुर्बल अम्ल कहलाएंगे। क्या आप अब यह बता सकते हैं कि दुर्बल एवं प्रबल क्षारक क्या होते हैं? दैनिक जीवन में pH का महत्व। क्या पौधे एवं पशु pH के प्रति संवेदनशील होते हैं? हमारा शरीर 7.0 से 7.8 pH परास के बीच कार्य करता है। जीवित प्राणी केवल संकीर्ण pH परास परिसर में ही जीवित रह सकते हैं। वर्षा के जल की pH मान जब 5.6 कम हो जाती है तो वह अम्लीय वर्षा कहलाती है। अम्लीय वर्षा का जल जब नदी में प्रवाहित होता है तो नदी के जल के pH मान का कम हो जाता है। ऐसी नदी में जलीय जीवधारियों को उत्तरजीविता कठिन हो जाती है। तो हम यहाँ पर देखते हैं दूसरे ग्रहों में अम्ल पदार्थ। शुक्र यानी वीनस का वायुमंडल सल्फ्यूरिक अम्ल के मोटे श्वेत एवं पीले बादलों से बना है। क्या आपको लगता है कि इस ग्रह पर जीवन संभव है? आपके बगीचे की मिट्टी का pH क्या है? अच्छी उपज के लिए पौधों को एक विशिष्ट pH परास की आवश्यकता होती है। किसी पौधे के स्वस्थ विकास के लिए आपको आवश्यक है कि उसको pH ज्ञात करने के लिए विभिन्न स्थानों से मिट्टी एकत्र की जाए। क्रियाकलाप 2.12 के अनुसार उनके pH की जांच कीजिए। इस बात पर भी ध्यान दीजिए कि जहाँ से मिट्टी ले रहे हैं वह कौन से पौधे उपज रहे हैं।
क्रियाकलाप 2.12 एक परख नली में लगभग 2 ग्राम मिट्टी रखिए, उसमें 5 ml जल मिलाइए। परख नली की सामग्री को हिलाइए, सामग्री को छानी एवं परख नली में निस्यंद एकत्र कीजिए। सार्वत्रिक सूचक पत्र की सहायता से इस निस्यंद पीएच की जांच कीजिए। अपने क्षेत्र में पौधों के उपयुक्त विकास के लिए आदर्श मिट्टी के पीएच के संबंध में आपने क्या निष्कर्ष निकाला? हमारे पाचन तंत्र का पीएच, यह अत्यंत रोचक है कि हमारा उदर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या उत्पन्न करता है। यह उदर को हानि पहुंचाए बिना भोजन के पाचन में सहायक होता है। अपच की स्थिति में उदर अत्यधिक मात्रा में अम्ल उत्पन्न करता है, जिसके कारण उदर में दर्द एवं जलन का अनुभव होता है। इस दर्द से मुक्त होने के लिए एंटासिड जैसे क्षारकों का उपयोग किया जाता है। इस अध्याय के आरंभ में ऐसा ही एक उपचार आपने अवश्य सुझाया होगा। यह एंटासिड अम्ल की अधिक की मात्रा को उदासीन करता है। उसके लिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जैसे दुर्बल क्षारक का उपयोग किया जाता है। पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय। मुंह के पीएच का मान 5.5 कम होने पर दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। दांतों का इनेमल दंत वल्क कैल्शियम एम्पेटाइट कैल्शियम फास्फेट का क्रिस्टलीकरण रूप से बना होता है, जो कि शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है। यह जल में नहीं घुलता, लेकिन मुंह की पीएच का मान 5.5 से कम होने पर यह संक्षारित हो जाता है। मुंह में उपस्थित बैक्टीरिया भोजन के पश्चात मुंह में अवशिष्ट शर्करा एवं खाद्य पदार्थों का निम्नीकरण करके अम्ल उत्पन्न करते हैं। भोजन के बाद मुंह साफ करने से इससे बचाव किया जा सकता है। मुंह की सफाई के लिए क्षार की दंत मंजन का उपयोग करने से अम्ल अधिक की मात्रा को उदासीन किया जा सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप दंत क्षय को रोका जा सकता है। पशु एवं पौधों द्वारा उत्पन्न रसायनों से आत्मरक्षा। क्या कभी आपको मधुमक्खी ने डंक मारा है? मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है, जिसके कारण दर्द एवं जलन का अनुभव होता है। डंक मारे गए अंग में बेकिंग सोडा जैसे दुर्बल क्षारक के उपयोग से आराम मिलता है। नेटल के डंक वाले बाल मेथेनोइक अम्ल छोड़ जाते हैं, जिनके कारण जलन वाले दर्द का अनुभव होता है। प्रकृति उदासीनीकरण के विकल्प देती है। नेटल एक शाकी पादप है जो जंगलों में उपजता है। इसके पत्तों में डंकनुमा बाल होते हैं, जो अगर गलती से छू जाए तो डंक जैसा दर्द होता है। इन बालों से मेथेनोइक अम्ल का स्राव होने के कारण यह दर्द होता है। पारंपरिक तौर पर इसका इलाज डंक वाले स्थान पर पौधे की पत्ती रगड़कर किया जाता है। ये पौधे अधिकतर नेटल के पास ही पैदा होते हैं। क्या आप डॉग की प्रकृति का अनुमान लगा सकते हैं? आप अब जान गए होंगे कि अगली बार पहाड़ों पर चढ़ते हुए गलती से भी नेटल पौधे को छू जाने पर आपको क्या करना होगा। क्या आप ऐसे पारंपरिक इलाज जानते हैं जो डंक लगने पर प्रभावी हो? अब हम यहाँ पर देखते हैं सारणी कुछ प्राकृतिक अम्ल, प्राकृतिक स्रोत अम्ल, प्राकृतिक स्रोत और अम्ल। सिरका, इसमें क्या होता है? एसिटिक अम्ल होता है। संतरा, सिट्रिक अम्ल। इमली, टार्टरिक अम्ल। टमाटर, ऑक्सैलिक अम्ल। खट्टा दूध या दही, तो इसमें क्या होता है? लैक्टिक अम्ल। नींबू, सिट्रिक अम्ल। चींटी का डंक, मेथेनोइक अम्ल। नेटल का डंक, मेथेनोइक अम्ल। अब हम यहाँ पर देखते हैं कुछ क्वेश्चन दिए गए, इनके आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। अब हम आगे देखते हैं लवण के संबंध में अधिक जानकारी। पिछले भागों में हमने विभिन्न अभिक्रियाओं द्वारा लवणों का निर्माण होते देखा है। आइए इनके निर्माण, गुणधर्म एवं उपयोग के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करें। लवण परिवार। क्रियाकलाप 2.13 नीचे दिए गए लवण के रासायनिक सूत्र लिखिए। पोटेशियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कॉपर सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम कार्बोनेट एवं अमोनियम क्लोराइड। उन अम्ल एवं क्षारक की पहचान कीजिए जिससे उपरोक्त लवण प्राप्त किए जा सकते हैं। समान धन या ऋण मूलक वाले लवणों को एक ही परिवार कहा जाता है, जैसे NaCl एवं Na2SO4 सोडियम लवण के परिवार का है। इसी प्रकार NaCl एवं KCl क्लोराइड लवण के परिवार के हैं। इस क्रियाकलाप में दिए गए लवणों में आप कितने परिवारों की पहचान कर सकते हैं? क्रियाकलाप लवणों का पीएच। क्रियाकलाप 2.14 निम्नलिखित लवणों को नमूने एकत्र कीजिए। सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट, एल्यूमिनियम क्लोराइड, जिंक सल्फेट, कॉपर सल्फेट, सोडियम एसीटेट, सोडियम कार्बोनेट एवं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। कुछ अन्य लवण जो उपलब्ध हो, जल में इनकी विलेयता की जांच कीजिए। केवल आश्रित जल का उपयोग कीजिए। लिटमस पत्र इन विलयनों की क्रिया की जांच कीजिए एवं पीएच पेपर का उपयोग कर इनके पीएच मान का पता लगाइए। कौन से लवण अम्लीय, क्षारकीय या
उदासीन है। लवण बनाने के लिए उपयोग होने वाले अम्ल या क्षारक की पहचान कीजिए। अपने प्रेक्षणों को सारणी में लिखिए। जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं सारणी 2.4 नमक, पीएच, प्रयुक्त अम्ल, प्रयुक्त क्षारक। प्रबल अम्ल एवं प्रबल क्षारक के लवण के पीएच मान 7 होता है तथा ये उदासीन होते हैं, जबकि प्रबल अम्ल एवं दुर्बल क्षारक के लवण के पीएच का मान 7 से कम होता है तथा ये अम्लीय होते हैं। प्रबल क्षारक एवं दुर्बल अम्ल के लवण के पीएच का मान 7 से अधिक होता है तथा ये क्षारकीय होते हैं। साधारण नमक से रसायन। आप जानते हैं कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन की अभिक्रिया से उत्पन्न लवण को सोडियम क्लोराइड कहते हैं। इसी लवण का हम अपने भोजन में उपयोग करते हैं। ऊपर के क्रियाकलाप में आपने देखा होगा कि यह एक उदासीन लवण है। समुद्री जल में कई प्रकार के लवण घुले होते हैं। इन लवणों को से सोडियम क्लोराइड को पृथक किया जाता है। विश्व के कई भागों में भी ठोस लवण का निक्षेप होता है। बड़े आकार के क्रिस्टल प्रिय उपद्रव्यों के कारण भूरे रंग के होते हैं। इसे खनिज नमक कहते हैं। यह खनिज नमक तब बने जब युगों के व्यतीत होने के साथ समुद्र का कोई हिस्सा सूख गया। खनिज नमक का खनन भी कोयले की तरह होता है। आपने महात्मा गांधी के दांडी यात्रा के बारे में अवश्य सुना होगा। क्या आप जानते हैं हमारे स्वतंत्रता संग्राम के नमक एक महत्वपूर्ण प्रतीक था। साधारण नमक रसायनों का कच्चा पदार्थ। इस प्रकार प्राप्त साधारण नमक हमारे दैनिक उपयोग के लिए कई पदार्थों जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, विरंजक चूर्ण आदि के लिए एक महत्वपूर्ण कच्चा पदार्थ है। आइए देखते हैं कि कैसे एक पदार्थ का उपयोग विभिन्न पदार्थ बनाने के लिए करते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन लवण जल से विद्युत प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। यह प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं, क्योंकि इससे निर्मित उत्पाद क्लोरीन, क्लोर एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार होते हैं। जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं 2NaCl प्लस 2H2O और क्या बनाता है 2NaOH प्लस Cl2 प्लस H2। क्लोरीन गैस एनोड पर मुक्त होती है एवं हाइड्रोजन गैस कैथोड पर सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन का निर्माण भी होता है। इस प्रक्रिया से उत्पन्न हुए तीनों उत्पाद उपयोगी है। इन उत्पादों के विभिन्न उपयोग को दर्शाता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं इसको, यहाँ हमें जो चित्र दिखाया गया है क्लोर क्षार प्रक्रिया के महत्वपूर्ण उत्पाद। यहाँ पर क्या है, नमक का घोल NaOH के साथ, धातुओं से ग्रीस हटाने के लिए साबुन तथा अपमार्जक कागज बनाने के लिए कृत्रिम फाइबर। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं ये क्या हो रहा है Na प्लस H प्लस और Cl माइनस OH माइनस, यह नमक का घोल दिया गया है हमको। फिर हम यहाँ पर देखते हैं जल की स्वच्छता, स्विमिंग पूल, पीवीसी रोगाणुनाशक, CFC कीटनाशक। तो यहाँ पर क्या आता है Cl2 एनोड प्लस और यहाँ पर कैथोड माइनस, CH2 ईंधन, मार्गरीन, खाद के लिए अमोनिया। तो हम यहाँ पर इस डायग्राम को देख के समझ सकते हैं। विरंजक चूर्ण। आप जानते हैं कि जलीय सोडियम क्लोराइड लवण जल के विद्युत अपघटन से क्लोरीन का निर्माण होता है। इस क्लोरीन गैस का उपयोग विरंजक चूर्ण के उत्पाद के लिए किया जाता है। शुष्क बुझा हुआ चूना CaOH2 पर क्लोरीन की क्रिया से विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। विरंजक चूर्ण को CaOCl2 से दर्शाया जाता है, यद्यपि वास्तविक संगठन काफी जटिल होता है। CaOH2 प्लस Cl2, CaOCl2 प्लस H2O। विरंजक चूर्ण का उपयोग वस्त्र उद्योग में सूती एवं लिनेन के विरंजन के लिए, कागज की फैक्ट्री में लकड़ी के मज्जा एवं लॉन्ड्री में साफ कपड़ों के विरंजन के लिए, कई रासायनिक उद्योगों में एक उपचायक के रूप में एवं पीने वाले जल को जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए। बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का उपयोग आमतौर पर रसोई घर में स्वादिष्ट खस्ता, पकोड़े आदि बनाने के लिए किया जाता है। कभी कभी इसका उपयोग खाने को शीघ्रता से पकाने के लिए भी किया जाता है। इस यौगिक का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3 है। इसको बनाने में सोडियम क्लोराइड का उपयोग एक मूल पदार्थ के रूप में किया जाता है। NaCl प्लस H2O प्लस CO2 प्लस NH4Cl यानी अमोनियम क्लोराइड प्लस NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्रियाकलाप 2.14। क्या आपने सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के pH के मान की जांच की थी? क्या आप सह संबंधित स्थापित कर सकते हैं कि क्यों इसका उपयोग एक अम्ल को उदासीन करने में किया जाता है? यह एक दुर्बल असंक्षारक क्षारीय लवण है। खाना पकाते समय इसे गर्म करने पर निम्न अभिक्रिया होती है। 2NaHCO3
यह क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ऊष्मा Na2CO3 यानी हम सोडियम कार्बोनेट प्लस H2O प्लस CO2। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का उपयोग हमारे घरों में अनेक प्रकार से किया जाता है। बेकिंग सोडे का उपयोग, बेकिंग पाउडर बनाने में जो बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एवं टार्टिक अम्ल जैसे एक मंद खाद्य अम्ल का मिश्रण है। जब बेकिंग पाउडर को गर्म किया जाता है, जल में मिलाया जाता है तो निम्न अभिक्रिया होती है। NaHCO3 प्लस H प्लस, तो क्या होता है, CO2 प्लस H2O। अम्ल का सोडियम लवण होता है। इस अभिक्रिया से उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा पाव, रोटी या केक में खमीर उठाया फूल उभर जा सकता है तथा इससे मुलायम एवं स्पंजी हो जाता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी एंटासिड का एक संघटक है। क्षारकी होने के कारण यह पेट में अम्ल की अधिकता को उदासीन करके राहत पहुंचाता है। इसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में भी किया जाता है। धोने का सोडा Na2CO3 यानी 10H2O। धोने का सोडा एक अन्य रसायन है जिसे सोडियम क्लोराइड से प्राप्त किया जा सकता है। आप ऊपर देख चुके हैं कि बेकिंग सोडा को गर्म करके सोडियम कार्बोनेट प्राप्त किया जा सकता है। सोडियम कार्बोनेट के पुनः क्रिस्टलीकरण से धोने का सोडा प्राप्त किया जा सकता है। यह भी एक क्षारकी लवण है। हम देख सकते हैं Na2CO3 प्लस 10H2O, यह क्या बनाता है, Na2CO3 और 10H2O। 10H2O का क्या दर्शाता है, यह Na2CO3 को आर्द्र बनाता है। हम इसका जवाब अगले भाग में पढ़ेंगे। सोडियम कार्बोनेट एवं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कई औद्योगिक प्रक्रियाओं के लिए उपयोगी रसायन है। धोने के सोडे के उपयोग, सोडियम कार्बोनेट का उपयोग कांच, साबुन एवं कागज उद्योग में होता है। इसका उपयोग बोरेक्स जैसे सोडियम यौगिक के उत्पादन में होता है। सोडियम कार्बोनेट का उपयोग घरों में साफ सफाई के लिए होता है। जल की स्थायी कठोरता को हटाने के लिए भी इसका उपयोग होता है। लवण, क्या लवण के क्रिस्टल वास्तव में शुष्क है? क्रियाकलाप 2.15 कॉपर सल्फेट के कुछ क्रिस्टलों को शुष्क क्वथन नली में गर्म कीजिए। गर्म करने के बाद कॉपर सल्फेट का रंग क्या है? क्वथन नली में क्या जल की बूंदें नजर आती है? से क्या कहाँ से आई? गर्म करने के बाद प्राप्त कॉपर सल्फेट के नमूने जल की 2 से 3 बूंदें डालिए। आप क्या प्रेक्षण करते हैं, क्या कॉपर सल्फेट का नीला रंग वापस आ जाता है? जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं क्रिस्टल का जलना। तो ये क्या, बर्नर, कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल, जल की बूंदें और यहाँ पर परख नली पकड़ने वाला चिमटा और एक क्वथनन नली। तो हम इसको यहाँ पर देख सकते हैं। शुष्क दिखने वाले कॉपर सल्फेट क्रिस्टलों में क्रिस्टलन जल का होता है। जब क्रिस्टल को गर्म करते हैं तो यह जल हट जाता है एवं लवण का रंग श्वेत हो जाता है। यदि आप क्रिस्टल को पुनः जल से भिगोते हैं तो क्रिस्टल का नीला रंग वापस आ जाता है। लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन का जल कहते हैं। कॉपर सल्फेट के एक सूत्र इकाई में जल के 5 अणु उपस्थित होते हैं। जलीय कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र CuSO4 5H2O है। क्या आप बता सकते हैं कि Na2CO3 10H2O का अणु आर्द्र है या नहीं? जिप्सम एक अन्य लवण है जिसमें क्रिस्टलन का जल होता है। इसमें क्रिस्टलन जल के 2 अणु होते हैं। इसका रासायनिक सूत्र CaSO4 2H2O है। अब हम इस लवण के उपयोगों पर ध्यान देते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिप्सम को 373K पर गर्म करने पर यह जल के अणुओं का त्याग कर कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट हेमीहाइड्रेट CaSO4 1/2H2O बनाता है। इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। इस पदार्थ का उपयोग डॉक्टर टूटी हुई हड्डियों को सही जगह पर स्थिर रखने के लिए करते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस एक सफेद चूर्ण है जो जल मिलाने पर यह पुनः जिप्सम बनकर ठोस पदार्थ प्रदान करता है। जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं CaSO4 1/2H2O प्लस 1/2H2O, यहाँ पर क्या बनता है CaSO4 2H2O यानी जिप्सम। ध्यान दीजिए कि जल का केवल आधा अणु क्रिस्टलन के जल के रूप में जुड़ा होता है। जल का आधा अणु कैसे प्राप्त होता है? CaSO4 का 2 इकाई सूत्र जल के अणु के साथ साझेदारी करते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग खिलौने बनाने, सजावट का सामान एवं सतह को चिकना बनाने के लिए किया जाता है। पता करें कि कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट को प्लास्टर ऑफ पेरिस क्यों कहा जाता है। अब हमें यहाँ कुछ क्वेश्चन दिए गए, इनके आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना।
अब हम देखते हैं हमने इस चैप्टर में क्या सीखा। अम्ल, क्षारक, सूचक, रंजक या रंजकों के मिश्रण होते हैं जिनका उपयोग अम्ल एवं क्षारक की उपस्थिति को सूचित करने के लिए किया जाता है। विलयन में H+ आयन के निर्माण के कारण ही पदार्थ की प्रकृति अम्लीय होती है। विलयन में OH- आयन के निर्माण से पदार्थ की प्रकृति क्षार की होती है। जब कोई अम्ल किसी धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस का उत्सर्जन होता है, साथ ही संगत लवण का निर्माण होता है। जब क्षारक किसी धातु से अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस के उत्सर्जन के साथ एक लवण का निर्माण होता है जिसका ऋण आयन एवं धातु एवं ऑक्सीजन के परमाणु से संयुक्त रूप से निर्मित होता है। जब अम्ल किसी धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से अभिक्रिया करता है तो यह संगत लवण कार्बन डाइऑक्साइड गैस एवं जल उत्पन्न करता है। जल में अम्लीय एवं क्षार की विलयन विद्युत का चालन करते हैं क्योंकि क्रमशः हाइड्रोजन एवं हाइड्रोक्साइड आयन का निर्माण करते हैं। अम्ल या क्षारक की प्रबलता की जांच pH 0 से 14 स्केल के उपयोग से की जा सकती है जो विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता की माप होता है। एक उदासीन विलयन के pH का मान 7 होता है जबकि अम्लीय विलयन के pH का मान 7 से कम एवं क्षार की विलयन के pH का मान 7 से अधिक होता है। सभी जीवों में उपापचय की क्रिया pH की एक इष्टतम सीमा में होती है। सांद्र अम्ल या क्षारक को जल के मिश्रित करना एवं अत्यंत ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अम्ल एवं क्षारक एक दूसरे को उदासीन करके लवण एवं जल का निर्माण करते हैं। लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन का जल कहते हैं। हमारे दैनिक जीवन एवं उद्योगों में लवण के कई उपयोग है। अब हमें यहाँ अभ्यास के लिए कुछ क्वेश्चंस दिए गए। इन क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। उम्मीद है जो हमारा आज का चैप्टर आपको अच्छा लगा। अगर हमारा आज का चैप्टर आपको अच्छा लगा है तो इसी तरह की अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ओके, थैंक यू सो मच।